चौधरी असलम है एक कैरेक्टर। अब आपने तो पूरा दिन बिता दिया उनके साथ, वो भी लियारी में। और कई बार मिला मैं, उस ट्रिप में भी मिला, उसके बाद भी। फिल्म में तो जो है सो है, छोड़ो वो लार्जर देन लाइफ हो, मगर वो सिगरेट विगरेट तो सच है ना। वो सब सच है, और गेटअप वेटअप सही, वो सब चीज सही है। वो इतना आर्ट आसान- डायरेक्शन, हाँ, हाँ। इतना बेसिक तो आप फोटो देख के। तो वैसे मुझे एक ट्रेन मिला हुआ था। हाँ। दिन भर कराची में मेरे पीछे पीछे था। मैं अपने दोस्तों से मिल रहा था, रिपोर्टिंग पे गया था, और कुछ लोगों से मिलना था, वो सब कर रहा था, तो वो पीछे पीछे चल रहा था। ठीक है, ठीक। फिर मेरी मीटिंग थी MQM के लीडर के साथ। तब जाके उसे लगा कि कहाँ जा रहा है, तो उसने क्या किया कि वो अपनी मोटरसाइकिल लेके आ गया हमारे कार के सामने। बोला, सर किधर जा रहे हैं? सर ट्रेन ने बड़ी इज्जत दी। हाँ, बस इधर कहाँ जा रहे हैं? इधर तो हम भी नहीं जाते। लोग कहते हैं कि अरे पाकिस्तान का दिखा रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि वो पाकिस्तान नहीं दिखा रहे होते। वो उनका आइडिया ये होता है कि वो रिप्रेजेंट करे मुस्लिम कल्चर को, लार्जर मुस्लिम कल्चर को, कि आप स्लो मोशन में गला रेतते हुए दिखाते कहते देखो जी, उसे एक बनता है मुसलमानों का तो ऐसे ही है। कोई ये कहे कि नहीं पाकिस्तान में तो ऐसे हुआ, तो हमारे यहाँ बहुत चीज़ होती है। अगर हम ही दिन भर दिखाने लगे कि फुचका बेच रहा है और उसी से पीछे खुजा रहा है और फुचका बेच रहा है, भारत की जो इमेज आजकल दुनिया भर में बनी हुई है, अगर हम हर फिल्म में वही दिखाने लगे तो आप कहेंगे कि भाई हर आदमी तो ऐसा नहीं कर रहा, तुम लोग इसलिए फिल्म नहीं देख रहे हो, तुम्हारे प्यारे पाकिस्तान की बजाएगी है। मैंने सोचा कि ये 42 IQ वाला जो, इसको मैं क्या बताऊं, पाकिस्तान की बजाई गई है, मतलब हाउ डज इट मैटर, रियल लाइफ में बजेगी तो। इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे कि आपने कहा दुनिया भर में काम करती हैं, ऑपरेशंस करती हैं, अपने एजेंट्स भी प्लान करते हैं, सब करते हैं, बट बाद में डिनाई भी कर देते हैं। अब जब आप उस पर 300 करोड़ की पिक्चर ही बना के लगा दोगे तो क्या डिनाई करोगे यार? नहीं मतलब ये मजे की बात देखो ना कि एक इंडियन एजेंट को ग्लोरीफाई करने के लिए फिल्म बनी और ग्लोरीफाई हो गया कराची का बलोच गैंगस्टर। जो फिल्म में आपको दिखाया जा रहा है वो बहुत अच्छा स्टंट हो सकता है, बहुत अच्छा VFX हो सकता है, बहुत अच्छा मेकअप भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो फैक्ट भी हो। हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल एपिसोड ऑफ भारत एक मौज। आज मेरे साथ मेरे दोस्त सौरभ कुमार शाही, जो किसी तारुफ के मोहताज तो हैं नहीं, जर्नलिस्ट हैं और बहुत ही क्रांतिकारी स्टोरीज़ करते हैं। इन्हें मैंने गुजारिश करी इनसे कि आ जाए मेरे साथ बैठ के थोड़ा बात कर लें, और बात हम करने वाले हैं एक पिक्चर की वजह से। एक पिक्चर के ऊपर नहीं, एक फिल्म आई है धुरंधर, जिसने काफ़ी प्रोपेगेंडा मचा रखा है, काफ़ी हिट भी हो गई है, लेकिन हम फिल्म के बारे में बात नहीं करेंगे, हम फिल्म के ऊपर बात करेंगे और उसके आसपास के चारों तरफ जो भी गहमा गहमी है उसके बारे में बात करेंगे। सौरभ भाई, आपने देखी है फिल्म? नहीं सर, मुझे देखी भी नहीं है और शायद देखनी भी नहीं। गुड। तो सबसे पहले तो आप थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पे आए और आपने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया कि ना तो आपने देखी है ना आपका देखने का कोई इरादा है, लेकिन कोई खास वजह, दुनिया पागल हो जा रही है, धुरंधर 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 हैं। आप कैसे इस जो फैड से बच गए? क्या, क्यों, वजह क्या है? सर मैं तो अपना पर्सनल कहूँ तो आपको पता है कि मैं चूँकि पाकिस्तान कवर करता था एज ए जर्नलिस्ट, तो जब आप आते जाते हैं रेगुलर और आपके वहाँ के लोगों के साथ, जो वहाँ के जर्नलिस्ट हैं, आपके दोस्त और ये हैं तमाम लोग, उनसे बातचीत रहती है आपकी, तो आप कुछ नुआंसेस को जानते हैं जो शायद दूर से बैठा हुआ आदमी नहीं जानता। नहीं जानता। तो उसके बाद क्या होता है कि वो आप ट्रेलर देखते हैं और ट्रेलर से ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ठीक है, मतलब मूवी ठीक है चलती ही होगी, मतलब लोग पसंद करते होंगे, और क्लेवरली मेड मूवी होगी, आई एम श्योर, क्योंकि उसके जो एक्शन सीन्स और वो, पैसा है ना, हाँ, वो दिख रहा है उसमें। पैसा आती क्लेवरनेस आ जाती एग्जैक्टली, बट मुझे ये लगता है कि मैं फिर वो क्यों देखूं जो मुझे पता है कि उसमें क्या है, जो मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। जिसकी रियलिटी मालूम है। और आप बता दूं दोस्तों को कि सौरभ भाई ने पाकिस्तान में बहुत रिपोर्टिंग करी है, बहुत इंपॉर्टेंट लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह करे हैं, उन लोगों के इंटरव्यूज़ करे जिनका एक्सेस आमतौर पे आपको सिर्फ फैंटेसी में ही मिलेगा, वो भी बॉलीवुड की दी हुई फैंटेसी में। जैसे मिशन इम्पॉसिबल सीरीज़ नहीं है टॉम क्रूज़ की, उसमें भी कभी वो रशिया में घूम रहा है, कभी किसी और कंट्री में जाके वो कर रहा है, तो फैंटेसी तो चलती है इन फिल्मों के अंदर। लेकिन व्हेन इट कम्स टू फिल्म विद पाकिस्तान, ये लोग ये भूल जाते हैं यहाँ पे कि कुछ लोग पढ़ते हैं, जानकारी रखते हैं और रिसर्च करते हैं, उनको नहीं बेवकूफ़ बना सकते। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान के बारे में फिल्म बना रहे हो तो उस पाकिस्तान के बारे में रिसर्च करना इतना मुश्किल भी नहीं है। आप जब इतने गहरे गहरे एक्सेस ढूंढ के ले आए और उन्होंने 250-300 करोड़ की फिल्म बना ली, तो 30-40 लाख आपको दे देते यार, आपकी रिसर्च यूज़ कर लेते हैं। सर देखो, आप मोर और लेस इंडस्ट्री के हिस्सा हो, पेरिफेरी में हो अभी। हम पेरिफेरी में। हाँ, लेकिन अब आप हो जाओगे। और मेरी इंडस्ट्री में बस इतनी दखल है कि मेरे कुछ दोस्त जो हैं वो अच्छे राइटर्स हैं, इंडस्ट्री में अच्छे एक्टर्स हैं। एक दोस्त आपने मुझे भी इंट्रोड्यूस कराया। जी बिल्कुल। तो उसके थ्रू मैं इस इंडस्ट्री को
थोड़ा समझने लगा हूँ और मेरा ये पर्सनल मानना है कि इस पूरे इंडस्ट्री में अगर एक कॉम जो है वो क्रिमिनली अंडरपेड है तो वो राइटर्स हैं, राइट? नहीं सर, ये सही बात है, मतलब एवरीबॉडी एल्स इज एटलीस्ट ठीक-ठाक पेड और हाँ, ओवरपेड। करेक्ट। ऑफ कोर्स एक्टर्स, बड़े एक्टर्स ओवरपेड होते हैं, वो आपको पता ही है, जैसे बनती है राइटर्स। और मैं सिर्फ इंडस्ट्री को ये बात नहीं कहना चाहता हूँ कि ऐसा ना लगे कि मैं सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की बात कह रहा हूँ। मैं नाम लिए बगैर आपको बताऊंगा कि एक मेरे बहुत ही पसंदीदा इंडियन राइटर हैं, मेरे फेवरेट इंडियन राइटर रहे हैं आज तक के। उन्होंने एक ट्रिलॉजी कुछ लिखी थी आज से कुछ साल पहले, जिसको काफ़ी सराहा गया उन लोगों के द्वारा जिनको उस सोशियो इकोनॉमिक इकोसिस्टम का पता नहीं था जिस इकोसिस्टम पे वो लिख रहे थे। क्या बात। इत्तेफाक से मैं उस जगह से भी आता हूँ और उस ज़बान के बारे में भी मुझे कुछ पता थी, जिस ज़बान और जिस इकोसिस्टम पे वो लिख रहे थे। और मैंने देखा कि वो ज़बान जो उसमें यूज़ की गई, भोजपुरी, ऑलमोस्ट हर पेज में उसमें मिस्टेक थी। मैंने अपने रिव्यू में लिखा भी उस पे कि इतनी मिस्टेक्स हैं, ये किसी को हायर कर लेते एक पीएचडी स्टूडेंट को, करेक्ट। तो 20,000 रुपये लेके उस ज़माने में सारे ट्रिलॉजी के उसको ठीक कर देता। फिर आई रियलाइज़ कि मे बी ये कल्चर नहीं है हमारे यहाँ। थर्ड वर्ल्ड में हम राइटर्स को समझते हैं या जर्नलिस्ट को भी, इवन कि कुछ लिखने को समझते हैं कि यार यार इसमें क्या ये तो है, कोई भी कर देगा, कोई भी कर देगा ना यार, तुम फ्री में लिख दो तो क्रेडिट दे देंगे। क्रेडिट दे देंगे तुमको, आगे इससे बना लेना, इसमें तो बजट नहीं है, ठीक है ना? मेकअप मैन के लिए 1 लाख रुपए का बजट है, करेक्ट। राइटर के लिए 20,000 रुपए का बजट है। करेक्ट। तो इसलिए मैं फिल्म को सिर्फ नहीं कहना चाहता, ये ऑल परवेसिव है। मुझे लगता है ये अगेन भारत में ही महदूद नहीं है, पूरे थर्ड वर्ल्ड में ये परवेसिव है कि उसमें लिखे हुए को मानते हैं कि इट इज़ वर्थ द पेपर इट इज़ रिटन। राइट, राइट। बस, तो वो चीज़ हर जगह दिखती है, एक चीज़। दूसरी चीज़, कई बार ये होता है कि यहाँ पे मैं हैनलॉन्स रेज़र इस्तेमाल करना चाहूँगा कि इस तरह की जो फ़िल्में जब बनती हैं, या भारत में भी जब इस तरह की फ़िल्म बनती हैं, उसमें जानबूझ के रिसर्च नहीं हो रहा है या रिसर्च सही में उनको नहीं पता है? ये अच्छे क्वेश्चन है सर। मेरे को लगता है कि रिसर्च एनीवे अभी इंडिया आज की डेट में रिसर्च अंडर वैल्यूड है और लोग चाहते हैं कि हट ही जाए रिसर्च बीच में, तो क्यों टाइम वेस्ट करना जब हम एक प्रोपेगेंडा बना के बेच सकते हैं, स्पेशली टूवर्ड्स अ कंट्री जिसके प्रोपेगेंडा का लोग भूखे पड़े। एक बात हमें माननी पड़ेगी कि इवन जो सबसे बड़े बड़े पाकिस्तानी हेटर्स हैं यहाँ पे, उनके अंदर भी पाकिस्तान को लेकर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा, हाँ। है ना। अब वो जा तो सकते नहीं ना, उनकी यारियां दोस्तियां होने वाली हैं। ठीक इस तरह वहाँ पाकिस्तान में भी लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी है इंडिया को लेके। अब वो जा नहीं सकते हैं, लेकिन तो उनको बिना जाए एक वो पाकिस्तान दिखा दें जो जो करंट डिस्पेंसेशन है और उसके एजेंडा में बड़ा सही फिट होता है। इससे प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होनी है कोई भी, लेकिन हाँ बस बेमतलब की सेलिब्रेटरी फायर हो जाएगी। बट कमिंग बैक टू दिस फिल्म फॉर एग्जाम्पल, अगेन इट इज़ नॉट अबाउट द फिल्म, लेट अस टॉक अबाउट, अपने रिसर्च की बात, लेट अस टॉक अबाउट फैक्ट्स। पहले फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज के बारे में बात करते हैं। आप लियारी भी जा चुके हैं, आप चौधरी असलम का इंटरव्यू भी कर चुके हैं जब वो जिंदा थे। उनके साथ लियारी में 24 घंटे गुजारे। 24 घंटे बिताए आपने लियारी में। सीरियसली आपको पैसे देने चाहिए इनको यार थोड़ा करवाने के लिए। और जो ये कैरेक्टर बहुत हिट हो रहा है, रहमान डकैत, अब्दुल रहमान बलोच, रहमान डकैत के नाम से, इसमें से कुछ क्यूरियस कैरेक्टर्स गायब हैं, ठीक है, जैसे अरशद पप्पू, ठीक है। और ये इस तरह की लाइन है कि जो लियारी पे रूल करता है वो पूरे कराची पे रूल करता है। अब बताओ इस पे हंसे या क्या करें। अच्छा, मुझे तो सबसे बड़ी बात ये है कि आयरॉनिकल है ये। आयरॉनिकल इसलिए है कि जो हमारे यहाँ दर्शक देख रहे हैं जो पाकिस्तान नहीं गए, उनको ये बात पता होगी कि एक्चुअली इसका उल्टा है। लियारी हमेशा से कराची में माइनॉरिटी डोमिनेटेड रही है। करेक्ट। जिस ज़माने में कराची हिंदू मेजॉरिटी थी, और या रैदर कह ले नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी थी, ठीक है, उस ज़माने में लियारी मुस्लिम मेजॉरिटी थी। सही है। लोग ये अभी लोगों के जहन में ये सोच भी नहीं होगा कि 1947 से पहले लियारी था, कराची था। कराची जो है वो नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी थी। हाँ। नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी जब कराची थी तो लियारी मुस्लिम मेजॉरिटी था। जब कराची जिस ज़माने तक में उर्दू स्पीकर मेजॉरिटी हुई, यानी
महाजन 50% से ऊपर ना कह लें, लेकिन सिंगल कॉम अगर वो 50% थे, तो लियारी में हमेशा से बलोच, और बलोच भी कौन, पाकिस्तानी बलोच नहीं, ईरानियन बलोच। ईरानियन बलोच जो है वो आए, क्योंकि वो 20th सेंचुरी के स्टार्ट में डिस्टेबलाइजेशन उधर ईरान की तरफ हुआ, तो उधर से भाग के बहुत सारे उससे पहले भी आते रहे। कच्ची स्पीकर थे जो कच्छ रीजन के आसपास का, ये जो वहाँ भी हमारा एक बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के साथ है, छोटा सा, उसको लेके वहाँ के लोग आते रहे। तो ये हमेशा से ऐसा रहा कि वो माइनॉरिटी डोमिनेटेड रहा, ठीक है। तो मतलब किस लिहाज से लियारी पे रूल करने वाला कराची पे रूल मतलब कर वो सकता है, मुझे समझ नहीं आया। एमक्यू वाले तो डूब के मर जाए। एग्जैक्टली, मतलब वो 90, आप 90 दिखाते हैं और कहते हैं कि 90 पे रूल करने वाला, लालू खेत पे रूल करने वाला कराची रूल करता है, तो एक पल के लिए, एक सर्टेन पीरियड के लिए वो चीज़ सही होती है। हाँ, वो मान सकते हैं। एक पार्ट ऑफ हिस्ट्री के लिए वो चीज़ सही होती है। जिन लोगों को पता नहीं है, 90 कराची के अंदर एमक्यूएम का हेडक्वार्टर है, और 90 अल्ताफ हुसैन के टेलीफोन नंबर की लास्ट 2 डिजिट थी, और इस वजह से उस जगह को ही 90 कहा जाता है। और मैंने उससे ज़्यादा प्रोग्रेसिव जगह नहीं देखी वैसे तो सर वो अब हम, मेरा पाकिस्तान में, कराची में। मेरा बोलना तो वो हो जाएगा, मैं बिहारी हूँ, तो लोग कहेंगे कि मतलब एमक्यूएम का साथ देता है, लेकिन फैक्ट ये है कि जैसा मैंने अपने प्रोग्राम में भी ये बात कही थी कि एमक्यूएम एक सर्टेन आइडिया के रद्द अमल की तरह से स्टार्ट हुई थी। करेक्ट। और आई थिंक जब स्टार्ट हुई तो उसका स्टार्ट होना ज़रूरी था, जिस किस्म का बर्ताव जो है उर्दू स्पीकर्स के साथ हो रहा था। लेकिन जैसा इस तरह के सिंगल इशू, सिंगल कॉम पार्टियों के साथ होता है कि वो फिर वो एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बन जाते हैं, और अल्टीमेटली वही हुआ। और लंदन में बैठा हुआ है। एग्जैक्टली, वो बैठ के वो अपना बाप रे बाप, उसकी कैसे वो पूरे के पूरे, जो भाई जो 2 घंटे उसके भाषण सुनते हैं, मतलब मेरा तो उनके लिए बड़ा वो है कि भाई कैसे सुन लेते हैं उस आदमी पे। हाँ, मतलब वो मतलब अच्छा, वो नशे में भी होता है वो बाज़ वक़ात, वो ये तो गिवन है। हाँ, तो वो चलता है। लेकिन ये बात भी सही है कि जब ये एमक्यू, जब ये 2009, 8-9 से लेके रैदर, और कह लीजिए कि 17-18 तक कराची में जब एक्चुअल में खतरा तालिबान का था, तो एक पार्टी जो सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव पोजीशन ले रही थी वहाँ पे, वो एमक्यू थी। पीपीपी लेती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीपीपी का तो पूरा रहा ही, एक लेफ्ट के हिसाब से, मतलब पाकिस्तान के हिसाब से लेफ्ट, वो उनका पोजीशन रहता था। लेकिन एमक्यूएम जो है वो, उसने ये पोजीशन लिया था, इसमें कोई दो राय तो नहीं होनी चाहिए। वो उसमें फिगर ना करे तो थोड़ा आश्चर्य होता है। डेकेड्स के जो उनकी एमक्यूएम की जो मुहिम कराची की सड़कों पे और गलियों में और मोहल्लों में, जो जैसे यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, एमक्यूएम ने मोहल्ले में कुछ बनाए थे। मैं जो पाकिस्तानी दोस्त जहाँ से बोरी की साइज जो है नापी जाती थी, उनको मालूम होगा। अब उनको अगर ये सुनने को मिलता है कि जो लियारी पे राज करता है वो कराची पे राज करता है, तो थोड़ी हास्यास्पद बात है। क्योंकि लियारी के जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो मैंने खुद जाके देखा है, आपने जाके देखा है, उसका पूरे शहर की और पूरे शहर की पॉलिटिक्स से चलो फिर भी लेना देना हो, मुल्क की पॉलिटिक्स से कुछ नहीं है। कुछ नहीं। वो वहाँ की इंटरनल जो भी स्ट्राइफ है उसमें, अब जैसे आपने बोला कि लियारी में हमेशा माइनॉरिटीज़ रहे, तो ये बात जो हमारे हिंदुस्तानी दर्शक हैं उनको भी बता दें कि पाकिस्तान में भी कई मुसलमान माइनॉरिटी है। एग्जैक्टली, ठीक है। और ये आपने बोला, बहुत सी बात बताई कि ईरानी बलोच, मैंने तो सुना है अभी भी ईरान में वोट करते हैं। हाँ, कई लोग ऐसे हैं, रहते ही पाकिस्तान में, ईरान में रह के वोट करते हैं। हालांकि वो कई वेव में लोग आए हैं। हाँ, तो कुछ ईरानी बलोच 18th सेंचुरी में आके वहाँ से बसे हुए हैं, तो वो तो मतलब हो गए। इनफैक्ट वो भी चीज़ कहेगी कि जो एक्सेंट दिखाया गया, जो लैंग्वेज दिखाई गई है, वो भी फेक है, क्योंकि वो जो बलोच वहाँ हैं, वो उसमें बलोची लहजा कुछ है नहीं। बहुत सारे बलोच, नॉट ऑल, बट बहुत सारे ऐसे बलोच हैं जिसमें कोई बलोची वो अलग तरीके से वो बोलते हैं। और इनफैक्ट एक रिवाइवलिज्म आप कह सकते हैं कि म्यूजिक वगैरह में, जैसे कन्ना यारी में जो लड़का है वो भी, हाँ, उस वो रिवाइव उसने किया एक तरीके से, मेन स्ट्रीम में उसको एक एक्सेप्टेंस दिलवाई जो जनता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज लियारी में जो मतलब अभी लेटेस्ट जो चल रहा है, स्पोर्ट का ट्रेडिशन बहुत अच्छे चल रहा है। बॉक्सिंग का है, फुटबॉल का है। अब जैसे इसमें दिखा दिया कि वो उसके सर से वो फुटबॉल खेला जा रहा है, ऐसा मैंने सुना है। हाँ, वो तो मुझे लगता है कि सही बात भी शायद है, मतलब हुई होगी, वो इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कैन नॉट बी अ रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता। रैप म्यूजिक खूब निकल रहा है वहाँ से, और वॉल आर्ट भी मैंने बहुत देखी है, वॉल आर्ट भी है। इनफैक्ट पाकिस्तान में
शुरू में जब मैं गया था तो मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ कर दी थी, क्योंकि इंडिया में वॉल आर्ट का कोई कल्चर नहीं था बहुत उस बाद ज़माने में शुरू हुआ है। बहुत बाद में शुरू हुआ, वो भी इतना ऑल परवेसिव नहीं, दिल्ली में आपको बहुत कम नज़र आएगा। जी। मैंने तो लाहौर में भी देखा था कि मतलब हर मोहल्ले में थोड़ी दूर पे कुछ न कुछ दिख जाता था, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये एक चीज़ थी। एनीवे वो तो इधर सरकार नहीं सुनती है, दीवारों पे लिखना पड़ेगा। दूसरा ये है कि जो लियारी और इसकी यानी एनकेएम की हम बात कर रहे थे। एनकेएम का क्या पावर था, मैं थोड़ा दर्शकों को यहाँ पे बता दूँ ताकि उनको पता चल जाए कि एक्चुअली कराची कौन रूल करता था। ये बात होगी 2013 इलेक्शन या कब की बात है, मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है। तो मैं इलेक्शन कवर करने गया हुआ था और मेरे पीछे एक टेल लगाया हुआ था, जैसे होता है नॉर्मली। भारत में भी उनके जर्नलिस्ट आते हैं तो टेल होता है उसके पीछे, तो मेरे पीछे एक टेल लगा हुआ था। अच्छा, इसमें सबसे हिलेरियस चीज़ क्या होती है कि आपको पता होता है कि आपका पीछे कौन टेल लगा हुआ है, तो फिर इट उन्हें भी लूज़ेज़ पता ऑल है द कि पर्पस। आपको पता हाँ, है। हाँ, इट लूज़ेज़ ऑल द पर्पस। एक बार इनफैक्ट ऐसा हुआ था कि इस्लामाबाद में हम किसी एक इंडियन जर्नलिस्ट के घर जा रहे थे, वो इंडियन जर्नलिस्ट वहाँ पे हिंदू की वो थी, ब्यूरो चीफ थी। जी हाँ, वो काफ़ी ब्लॉग व्लॉग भी लिखे हैं उन्होंने हाँ, वहाँ। कई एक्चुअली रहे हैं 3-4। तो मैं जिनके घर जा रहा था, तो मैं और 2 और इंडियन जर्नलिस्ट हम लोग साथ में शाम में निकले, सबके पास अलग-अलग टेल था। दोपहर के टाइम हम निकले, वो इस्लामाबाद की सड़कें आपने देखी हैं, इट्स लाइक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, वो चौड़ी सड़कें हैं और वो उसमें एक गाड़ी में हम लोग तीनों ने एक कैब में एक कैब हायर की कि भाई और तीनों टेल मिल गई। तीनों टेल मिल गई। हाँ। अब वो ऐसा लग रहा है कि हमें उस कोई वो डिटेल दे रहा है, सिक्योरिटी डिटेल मिल उस टेल में सोचो एक बलोच है, एक पठान है, एक सिंधी है, उनकी आपस में ही लड़ाई हो गई। ये जो डाइवर्सिटी है ना, मतलब इवन जो यहाँ से जो मोनो कल्चर का एक आइडिया है ना हमारा, आइडिया वो पाकिस्तान का। ऐसा है नहीं। तो मैं वो 90 की बात बता रहा था, वैसे मुझे एक ट्रेन मिला हुआ था। हाँ। तो वो दिन भर कराची में मेरे पीछे-पीछे था, तो मैं अपने दोस्तों से मिल रहा था, रिपोर्टिंग पे गया था और कुछ लोगों से मिलना था, वो सब कर रहा था, तो वो पीछे-पीछे चल रहा था, ठीक है, ठीक। फिर मेरी मीटिंग थी एक एमक्यूएम के लीडर के साथ, बाद में जिनकी हत्या कर दी गई, अली रज़ा। 90 में मीटिंग। 90 में मीटिंग थी। तो मैंने मीटिंग सेट की। अब वो मुक्का चौक से हम जैसे टर्न ले रहे थे, तो तब जाके उसे लगा कि ये कहाँ जा रहा है, तो उसने क्या किया कि वो अपनी मोटरसाइकिल लेके आ गया हमारे कार के सामने। होता क्या है, बोला, "सर किधर जा रहे हैं?" तो सर टेल ने बड़ी इज्जत दी। हाँ, मतलब जा रही। 90 बोला, "सर इधर कहाँ जा रहे हैं? इधर तो हम भी नहीं जाते।" अब सोचें कि जिसको वहाँ ऑल परवेसिव जिस पावर को कहा जाता है, हाँ। उसका बंदा उसमें नहीं जा रहा था, तो कराची कौन रूल कर रहा है? 90 रूल करता है। करेक्ट। उसने सामने बोला, "सर इधर किधर जा रहे हैं? इधर तो हम भी नहीं जाते।" मतलब वो ये कह रहा है कि हम जो इस देश को चला रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं, हम डर रहे हैं इसके अंदर जाने से, आप किधर इधर मुंह जा उठा रहे के हैं। निकल गया। मैंने कहा, यार बुलाया, मैं तो इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, देख लो। तो वो उसमें फिर लियारी का कहा। वही पॉइंट है ना। तो एक फिक्शन भी अगर आप बना रहे हो, उसमें भी थोड़ा सा लॉजिक अगर लगा लें, थोड़ा सा भी सिमिलर। अब जैसे जो लियारी की इंटरनल पॉलिटिक्स में ये अब्दुल रहमान, जिसको रहमान डकैत, और हाउ कैन, इन माय ओपिनियन है, मतलब अब रहमान डकैत की कहानी अरशद पप्पू की कहानी के बिना पूरी नहीं है। और उन दोनों के जो पॉलिटिकल बैकिंग से अलग-अलग पार्टीज़ अलग की, अलग हाँ। पार्टीज की बैकिंग थी। या उनके अपने दोनों के बाप आपस में दोस्त थे, सबसे पहले दोनों साथ में शुरुआत की, फिर वो फ्रैक्चर जो है देखा गया। इनिशियली ये होता था एक्चुअली 60-70s में ना, जब ये डकैत वहाँ थे, तो वो उस तरह के डकैत कहने के लिए थे, वो उस तरह के थे जैसे अपने इंडिया में होते थे ना, कि कहने के लिए डॉन है बॉम्बे में, लेकिन काम बेसिकली ये है कि स्मगलिंग का माल आ रहा है तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट, ये सब वो वाला काम होता था। तो वो कुछ लोकल को छेड़ते-छुड़ते नहीं थे, वो उतना कुछ होता नहीं था। ये एक्चुअली में अफ़गान जिहाद के वक़्त जो हथियार जो आई आए हैं, हैं कराची के अंदर। उसके बाद ये स्पिल ओवर आपको देखने को मिला है कि वो दूसरी जगहों में जाने लगे, और फिर 90s एंड 2000s में नॉटीज़ में ये हो गया कि फिर वो ड्रेडेड हो गए, यानी वो फिर दूसरी जगह जाके लूट-पाट करने लगे, दूसरी जगह से किडनैपिंग करने लगे। बिल्कुल। देन इट बिकेम एन इश्यू। जो फ़िल्मों में जनरली इंडिया में क्या होता है, वही जो आपने कहा कि मोनोकल्चर दिखाते हैं, वो उतना नुआंसेस नहीं है। बट वो इसलिए है कि उनको ये लगता है भाई जनरल जनता को इतना नुआंस क्यों चाहिए? उसके लिए तो पाकिस्तान एक चीज़ है जो हाँ। वैसे ही है। अच्छा, एक और भी चीज़ जो मैं बार-बार यहाँ पे कहता हूँ, लोग कहते हैं कि अरे पाकिस्तान का दिखा रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि वो पाकिस्तान नहीं दिखा रहे होते। वो उनका आइडिया ये होता है कि वो रिप्रेज़ेंट करे मुस्लिम कल्चर को, लार्जर मुस्लिम कल्चर को, कि आप स्लो मोशन में गला रेतते हुए दिखाते-दिखाते देखो जी, उससे ये क्या बनता है, अरे मुसलमानों का तो ऐसे ही है, ये तो जी इनको तो बचपन से आदत होती है गला रेतने की, और ये तो ये जो आपके बायसेस को जो ये
उसका रेप्लिकेशन करता यहाँ है, पे देखने को मिलता है। देखने को और ये आइडिया भी नॉर्मली होता है। कोई ये कहे कि नहीं पाकिस्तान में तो ऐसे हुआ, तो हमारे यहाँ बहुत चीज़ होती है। अगर हम ही दिन भर दिखाने लगें कि कोई फुचका बेच रहा है और उसी से पीछे खुजा रहा है और फुचका बेच रहा है, भारत की जो इमेज आजकल दुनिया भर में बनी हुई है, अगर हम हर फिल्म में वही दिखाने लगे तो आप कहेंगे कि भाई हर आदमी तो ऐसा नहीं कर रहा। और अगर बाहर वाले ये दिखाते हैं तो आप कहते हैं कि एंटी इंडिया है, तो आप ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे याद है ये एक फिल्म आई थी नेटफ्लिक्स में, रणदीप हुडा और वो हेम्सवर्थ करके जो एक्टर है, विच वाज शॉट इन बांग्लादेश और इंडिया और ऐसे करके। अच्छा, एक्सट्रैक्शन, करेक्ट, आई थिंक एक्सट्रैक्शन ये है। तो उसमें इस बात पे बहुत सारे हिंदुस्तानी खफा हो गए थे कि जब भी ये इंडिया को या थर्ड वर्ल्ड को दिखाते हैं, वो जो फिल्टर चेंज कर देते हैं, उसको येलो फिल्टर बना देते हैं। सर जरा बाहर निकल के देख के आए क्या कलर है ना। हम तो इस बात से ऑफेंड हो जाते हैं। अब अगर कोई इंडिया के ऊपर फिल्म बना रहा है और उसको इनएक्यूरेट बना रहा है तो मुझे बुरा लगेगा ही लगेगा। एक तो बुरी फिल्म वैसे ही हो गई। देखो आर्ट, आई डोंट नो, मतलब मेरा ही मानना है कि आर्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस आर्ट का इंटेंशन है। अगर आप ख़राब इंटेंशन से बेहतरीन पैसा तो है, पैसा लगा के बेहतरीन VFX लगा के कुछ बना रहे हो। अब आप देखें इस फिल्म में सपोजिटली एक इंडियन एजेंट है जो लियारे की गैंग वॉर में इन्फिल्ट्रेट कर गया है, एम्बेड हो गया है और वहाँ के डिस्टर्बेंसेस में आ गए। तो बेसिकली आप यही तो कह रहे हो कि हमारे बंदे वहाँ। तो मसला ये है सर कि मैं एज ए जर्नलिस्ट अगर ये बात लिख दूं तो मुझे जेल हो जाएगी। करेक्ट, आदित्य धर ने लिख दिया। मैं अगर एज ए जर्नलिस्ट ये बात अगर लिख दूं तो मुझे जेल हो जाएगी। लेकिन फिल्में आप बना रहे हैं इस पे, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप रिपोर्टर को साइलेंस करके आप डायरेक्टर को वॉइस दे रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ। ये तो नहीं, मकसद नहीं हो सकता। ये ईमानदारी तो है नहीं। कुछ और है। देखिए इसमें कोई दुराई नहीं। अगर आप उस जमाने की रिपोर्टिंग पाकिस्तान से पढ़ेंगे तो पाकिस्तान के लोकल अखबार बोलते थे कि इंडिया जो है हायर कर रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है। तो तब अगर कोई इंडियन जर्नलिस्ट लिख देता तो कहते हैं कि आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान यही चीज़ कह रहा है उस ज़माने में और आप उस पर फिल्म बना रहे हैं तो फिर तो आप वही कह रहे हैं जो पाकिस्तान कह रहा है। फिर वही कह रहे तो सेम रूल अप्लाई होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो ये मसला ये है क्योंकि अगर आपको स्टेट का पैट्रोनेज होता है तो फिर आप कुछ भी कह के निकल जाते हैं। करेक्ट। फिर आप प्रधानमंत्री हो कि ये भी कह देते हैं कि शर्म आती है मुझे इस चीज़ पे। लेकिन अगर स्टेट का पैट्रोनेज नहीं होता है तब आप फिर आप ये भी अगर कह दो कि यार सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप देशद्रोही हो सकते हो। तो ये तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो ये फिल्म का इतना शोर मचाया है, जो इतनी हिट हो रही है, वो इस वजह से नहीं है कि कोई बहुत ऑथेंटिक स्टोरी है या कोई बहुत ऑस्कर लेवल इसमें परफॉर्मेंस हो रहा है। हालांकि कह रहे हैं कि अक्षय कुमार को ऑस्कर मिलना चाहिए, ठीक है मतलब खैर कोई नहीं, चलो दे तो अच्छी बात है वो इस वजह से हिट नहीं हो रही, वो इस वजह से हिट हो रही है कि उसका जो फिल्म का जो एजेंडा है और जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन का जो एजेंडा है वो अलाइन कर गया है। और अलाइन करने में क्या होता है, वो जो राई का पहाड़ बनाना बड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, दूसरा ये भी सर कि बाज़ लोग कहेंगे कि भाई साल में इस तरह की अभी तो 15 फिल्में आ रही हैं, क्यों नहीं चल रही? क्यों नहीं इसलिए चल रही कि देश की इकोनॉमी की हालत देखिए, लोगों के खर्च करने के कैपेसिटी को देखा है आपने? नहीं है। तो फिर देशद्रोही वाली बात मत तो करो। फिर आप 10 फिल्में जब एक तरह की बनाएंगे जिसमें हर में मुसलमान पिट रहा होगा या कुट रहा होगा या पाकिस्तान पिट रहा होगा कुट रहा होगा, तो लोग चूज करेंगे कि सबसे बेहतर सबसे स्लीक किसने बनाई है। हाँ। तो इसीलिए आप अगर 10 बनाएंगे तो 5 जो एकदम ब्लैटेंट प्रोपेगेंडा होगी लेकिन अच्छे से नहीं बनी होगी वो नहीं चलेगी। जो स्लीक जैसे होगी, अभी परेश रावल की ताजमहल या कुछ आई थी, वो सब चलेगी नहीं। और जो उसमें थोड़ा सा स्लीक होगा, जैसे स्लीक है, आई एम श्योर एक्टर सारे अच्छे हैं तो एक्टिंग अच्छी हुई होगी, स्टार पावर आ गई है। एग्जैक्टली। तो वो चलेगा। और ये रशियन रूल है कि अगर सबकी एक बार चल जाए तो सबका घर चल जाएगा ना सर। अच्छी बात है। हाँ सही वो है, क्योंकि बीच में बहुत सारी इस तरह की फिल्में आई हैं। एक और आई थी छावा या कुछ ऐसे। छावा तो खूब चली। हाँ बहुत चली। छावा चली। लोग रो पड़ रहे थे उस। बंगाल फाइल मेरे ख्याल से नहीं चली, मेरे ख्याल से 2-4 ऐसी जो फ्लॉप होती रहती है। हाँ। लेकिन 1-2 चल जाती है। एक जो चल जाती है। राजस्थान के ऊपर भी कोई आई थी ऐसे, एक वैक्सीन वॉर्स करके भी कोई आया था। हाँ ये सही बात है, क्योंकि इसमें पैसा लगा है, इसमें बहुत ही स्टाइलाइज्ड है सब कुछ। लेकिन उस स्टाइल में सौरभ भाई ये भूल गए कि मैंने तो पाकिस्तान में कभी किसी को
हाफ स्लीव सलवार कमीज पहनते नहीं देखा। मैंने सारा पाकिस्तान नहीं देखा है, लेकिन जितना देखा है, आपने मेरे से ज़्यादा देखा है, किसी को देखा है स्लीव सलवार कमीज पहनते हुए एकदम दिख जाएगा कि ये यहाँ का है नहीं। वो दैट वाज द आइडिया। वो मैं फिर से एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ कि चावल पकी है कि नहीं, मुझे सारे चावल को छूने की ज़रूरत नहीं है ना। 2 चावल मैं ऐसे करके देख लूँगा ना कि हाँ वो पकी है नहीं पकी है। हाँ तो फिर लोग कहेंगे अरे तुम लोग तो देखते नहीं हो फिल्म, अरे क्या देखें, जो 7 चीज़ दिखी वो गलत थी। पोस्टर में ही दिख रहा है। एग्जैक्टली हाँ। अच्छा, दूसरा ये कि इंटेंशन, किसी ने मुझसे कहा कि आपको धर साहब का इंटेंशन, मुझे धर साहब का इंटेंशन नहीं पता, बट मुझे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, चूँकि जर्नलिस्ट हूँ तो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेता हूँ कभी कभी, तो कुछ चीज़ें पर नज़र पड़ जाती है जिस पे जनरल जनता की नज़र नहीं पड़ती। आज से 7-8 साल पहले की बात होगी भैया, जब भी वो फिल्म आई होगी इनकी उरी, तो हाँ उरी का हाँ उरी जब फिल्म आई थी तो मैं उस समय पटना में था, अपने किसी कज़न की शादी में गया हुआ था, और मैं ऐसे ही सड़क पे चलता हुआ जा रहा था, तो मुझे उरी की पोस्टर दिखी। तो पोस्टर में हिंदुस्तान जो वर्ड है देवनागरी में हिंदुस्तान लिखा हुआ था। अब जो पुराने लोग हैं जो इसको जानते हैं वो समझते हैं कि कौन से आइडियोलॉजी वाले हिंदुस्तान को हिंदुस्तान लिखते हैं। वाजपेयी की जो कविता का संग्रह था, जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें हर जगह जहाँ जहाँ हिंदुस्तान वर्ड होना चाहिए वहाँ वहाँ हिंदुस्तान वर्ड यूज होता है। और इसका समास विग्रह करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, सबको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। बिल्कुल। कोई आदमी अगर ये वर्ड यूज़ करेगा तो मुझे नैनो सेकंड लगेंगे उसके लिंकेजेस स्थापित करने में, मुझे समझ में आता है कि वो क्या हो रहा है। मैंने इनफैक्ट उस ज़माने में फेसबुक पोस्ट भी किया था, मैंने कहा था कि ये किसी लोकल एंथू कटलेट ने पोस्टर छाप के अपने से लिख दिया है, या ये ऑफिशियल रिलीज पोस्टर है फिल्म की। हालांकि बता नहीं पाया फेसबुक पे, लेकिन वो मैंने देखा था, तो मुझे तो पता है कि क्या हो रहा है। हाँ क्योंकि मैंने ऐसा, मेरा मसला ये कि कुछ लिबरल्स जो हैं वो इसमें कह रहे थे कि तुम लोग को तो हर चीज़ में विरोध दिखता है। अव्वल तो मैंने कोई विरोध नहीं किया, मैंने लिखा भी नहीं, मैंने कि तुम देखो ना देखो हाँ कोई विरोध नहीं किया। क्योंकि ऐसे कुछ लोग जिनसे मेरी पुरानी सनाशाही है वो भी इसमें जुड़े हुए हैं, तो मैंने तो कभी ये लिखा नहीं कि इसमें क्या है। लिबरल्स को क्या हुआ है, मतलब लिबरल्स कह रहे हैं कि तो क्या लोग डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना दें। अरे तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म और फेक फिल्म के बीच में स्पेक्ट्रम कुछ नहीं है क्या? एनीवे, तो उनका वो करें, तो मुझे उनसे लगता था कि उनको लग रहा है बिना देखे, अरे मुझे देखने की क्या ज़रूरत है, जब वहाँ पर अगर सामने में तुम एक ऐसे टोपी लगा के किसी को और ऐसे करके बनाए रखो, तो मुझे पता है ना फिल्म में मैं उसमें टाइम वेस्ट करने क्यों जाऊँ, क्योंकि मेरा काम तो नहीं है ना। मैं अगर फिल्म रिव्यूअर होता तो मैं मजबूरी में देखता। और ये मतलब इस तरह के पोस्टर्स और वो बना के, अगर फिर भी ये जानकार जो व्यक्ति है जो पढ़ता लिखता है रिसर्च करता है अपने, उससे एक्सपेक्ट करें तो भी फिल्म देखना है, तो एक्चुअली उसकी इंटेलिजेंस का थोड़ा सा मजाक उड़ रहा है। एग्जैक्टली। आपको देख के समझ में आ रहा है कि एक और प्रोपेगेंडा है और झूठ है यार। आप चलो, आप प्रोपेगेंडा भी वैसे बड़ा मुश्किल है प्रोपेगेंडा फैक्ट्स पे बनाना, सच पे बनाना, लेकिन फिर भी थोड़ी सी रिसर्च करने में कुछ नहीं जा रहा होता। आप जैसे ये अपना चौधरी असलम है एक कैरेक्टर, अब आपने तो पूरा दिन बिता दिया उनके साथ, वो भी लियारी में, और कई बार मिला मैं, उस ट्रिप में भी मिला, उसके बाद भी। हाँ इनफैक्ट 24 घंटे गुजारने से पहले भी, बाद में भी। और ये कोई उस दिल की बात नहीं थी, मैं पहले से फॉलो करता था और एसोसिएशन तक उनको फॉलो करता रहा, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। तो अगेन मुझे जब पहले दिन, जब ये लोग कुछ लोग लिबरल की बात में कर रहा हूँ, उधर की तुम बात है, उधर तो मेरा कोई दोस्त है ही नहीं, हाँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या बात हो रही है। मुझे तो वही पता चलेगी जो मेरे के सिस्टम में बात हो रही है। उधर तो सिर्फ एक बात हो रही, क्या हाँ बजाइए यार। हाँ, वो मतलब वो किसी ने मैंने जो वीडियो किया अपने चैनल पे कि अपने एक्सपीरियंसेस बताए कि इनके साथ चौधरी असलम के साथ, तो किसी ने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा है, रिप्लाई में किसी ने कह रहा है तुम लोग इसलिए फिल्म नहीं देख रहे हो, तुम्हारे प्यारे पाकिस्तान की बजाई गई है। मैंने सोचा कि ये 42 आईक्यू वाला जो एक सेगमेंट है, इसको मैं क्या बताऊं। पाकिस्तान की बजाई गई है, मतलब हाउ डज इट मैटर, रियल लाइफ में बजेगी तो तब बात होगी ना हार भाई, गया। वो फिल्म में तुम बजा रहे हो, तुम लोग इसलिए नहीं देख रहे हो, पता नहीं मतलब। तो एनीवे, मैं एक्चुअली इससे खुश होता हूँ सर। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्रेरियन होता हूँ। लोग जनरली मैं देखता हूँ जो हमारे दोस्त वगैरह हैं, जो वो इससे काफ़ी दुखी हो जाते हैं कि यार ये लेवल है तो क्या होगा, मतलब आगे क्या देश का होगा। मैं एक्चुअली खुश हो जाता हूँ। हमारे इधर बिहार में ना सर एक कहावत है कि जब तक धुर्रा जिंदा है, तेजका जो है भूखे नहीं मर सकता। कि जब तक मूर्ख आदमी जिंदा है, ज्ञानी आदमी भूखे नहीं मर सकता है। तो मैं तो खुश होता हूँ कि मैं जब अब एक मूर्खों की जमात चाहिए। मूर्ख को यहाँ चाहिए ना सर, 10 साल के बाद ये ही तो आगे आएंगे, इससे तो आपका कंपटीशन होगा आप जॉब मार्केट में। तो आपको क्यों चाहिए पढ़े लिखे आदमी? भाई मैं क्यों चाहूंगा, मैं तो चाहूंगा कि इससे मेरा कंपटीशन हो 10 साल के बाद, कि मैं उस कंपटीशन को आराम से जीतूं और मुझे रोटी दाल मिलती रहे। तो मैं तो एक्चुअली खुश होता हूँ। तो लोग दोस्तों आपके आसपास
कोई मूर्खाधिपति आपको मिले इस तरह की बहस करता हुआ, एनकरेज करो यार उसको। जी भाई, आपके आपके फायदेमंद है आपके लिए। और ये मतलब अगेन फैंटेसी वाली बात है ना कि आपके प्यारे पाकिस्तान को, मेरा तो क्या प्यारा, आपका क्या प्यारा, किसी का भी क्या प्यारा क्या भाई। प्यारा। और असलियत में कुछ हो रहा हो ऐसा जिसका टेंजिबल दिख रहा हो तो समझ में। फैंटेसी में तो यार कुछ भी बना। ऐसे फैंटेसी में मैं सोच के बैठ जाऊं कि दुनिया की जो सबसे खूबसूरत महिला है वो मेरा ही इंतजार कर रही है, सही बात है। हैं, और फिर इसी पे चौड़ा हो जाऊं कि हाँ भाई ये बिल्कुल सही बात है और दिस इज द फैक्ट। और सर ये लेकिन वैसे ही सोचते हैं बाय द वे। हाँ हाँ आई नो, तभी तो इन्हें एनकरेज करना जरूरी है। ये इतनी बड़ी तादाद में जो इनका जो हनी ट्रैपिंग होता है, अब देख रहे हैं कि किन लोगों का हनी ट्रैपिंग, नाम हाँ, पढ़ लीजिए आप फिर उसमें। राइट राइट राइट। कपड़ों से नहीं पहचान पाएंगे, नाम से पहचान जाएंगे कि कौन किन की हनी ट्रैपिंग हो रही है। तो ये जो हनी ट्रैप होते हैं, ये एक्चुअली में सोच रहे होते हैं कि ये खूबसूरत महिला इनके अंदर क्या रखी, इसीलिए ट्रैप हो रहे होते हैं। तो इससे पहले कि मूर्खों का हमारे से कंपटीशन हो, उधर कहीं और होने लग जाता है। लेकिन आप चौधरी असलम का बताए थे, पूरा दिन जो आपने बिताया उनके साथ हैं, फिल्म में तो जो है छोड़ो लार्जर देन लाइफ और व्हाटएवर दिखाया होगा, मगर वो सिगरेट विगरेट तो सच है ना। वो सब सच है। और गेटअप वेटअप Get सही, up। वो सब चीज सही है। वो इतना आर्ट आसान, डायरेक्शन, हाँ, इतना बेसिक तो आप फोटो देख के आप बना कर ही के सकते हैं। हाँ। लेकिन अगेन आई एम श्योर कि वो जो नुआंसेस हैं, जैसे मैंने अपनी स्टोरी में ये बात बताई कि उनको मोस्टली जो इंटेलिजेंस मिलती थी वो एमक्यूएम के काडर उनको देते थे, ये बात उन्होंने विच इज ट्रू फॉर एनी पुलिस एनीवेयर इन द एग्जैक्टली। वर्ल्ड। और वो मुझे उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कही थी। और कहते लिखने के लिए ना मैंने नहीं लिखा, मैंने तब लिखा जब उनकी डेथ हो गई। डेथ के बाद जो मैंने ओबिट लिखा था उनका, उसमें मैंने उसको मेंशन किया था, क्योंकि देन आई एम नॉट बाइंड बाय द वो आदमी गुजर चुका है, तो मैं फिर वो मेंशन कर सकता हूँ। तो वो सारी चीज़ें इसमें जो है, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई मेंशन भी है। दूसरा ये कि जो ये एक क्रॉसओवर था, ये जो तकफीरी एलिमेंट्स हैं, सिपाही साहबा और लश्कर जंगवी, और जो ये तालिबान के एलिमेंट्स थे, इनका जो क्रॉसओवर था, दोनों एक दूसरे के साथ लोग मतलब शूटर शेयर करने लगे। दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉपर नेटवर्क बन गया। और नेटवर्क कहाँ तक बन रहा, दोनों एक दूसरे के साथ जजेस शेयर करने लगे। क्या बात। कि जो ये जज जो है इजीली बेल दे देता है, तो हमको भी इससे जान पहचान कराओ कि मुझे लोअर कोर्ट के जज जैसा, आपको पता है वो कैसे मुतासिर होते हैं डोमिनेंट उससे, आइडियोलॉजी से, राइट विंग भी होते हैं मोस्टली। तो वहाँ भी वही वही चीज़ था। इनफैक्ट चौधरी असम ने अपने इंटरव्यू में मुझसे ये बात कही थी। मैंने अपने प्रोग्राम में बोला है कि वो 2-3 बट दीज गाइज आर नॉट, तालिबान से लड़ रहे हैं इसलिए मैं हीरो कह रहा हूँ, लेकिन वो ग्रे एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं। हमको पता है ये लोग कैसे होते हैं ना, जो बिल्कुल डर्टी हैरीज, वो एरिया ही ग्रे है। ग्रे है, हाँ, हाँ, डर्टी है। डर्टी हैरीज में ऑपरेटिंग व्हाट इज डर्टी, नॉट हैरी। तो अपने यानी सर्विस के अलावा, सर्विस वेपन के अलावा जो 2 वेपन या 3 वेपन लेके आप ब्लॉक घूम रहे हैं, वो क्यों घूम रहे हैं सबको पता है। ठीक है। मैंने ये बात उनसे इंटरव्यू में पूछी भी थी कि भाई ये आप लेके घूम रहे हैं क्यों कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यार ये तो सारे जजेस इनके तरफ हैं, ये जमात इस्लामी का जज माइंडसेट का जज है, ये तो उनका ही हेल्प कर रहा है। मैं अब इसको पकड़ के ले जाऊंगा, मेरे 3 लड़के मारे जाएंगे, ये पकड़ में आएगा, इसको बेल दे देंगे। तो मैं सोचता हूँ कि इसको खत्म ही कर दो। तो वो चीज़ वहाँ भी दिख रहा था। तो अब वो सारे नुआंसेस जो हैं, वो भी एक स्टोरी के नुआंसेस है, क्या चल रही है नहीं चल रही, कितने पैरेलल्स हैं आप ये तो देखिए। वही ना, तो कितने पैरेलल देखिए। ब्लैक एंड व्हाइट दिखा के इंडियन एजेंट वहाँ पे लंबे लंबे बाल करके और वो डांस वांस भी हो रहा है। सो इट्स बेसिकली आपकी जो अज्ञान दिमाग को जो आपको नहीं पता है उसको वो कर रहे हैं, टर्न ऑन कर रहे हैं। अच्छा, मैं सर थोड़ा सा अपने चूँकि मैं एमईए कवर करता हूँ एज जर्नलिस्ट, तो मैं एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो गंगो तरीका है ना, इसने हमें एक्चुअली में मुश्किल में डाला है। ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस होते आए हैं इस तरह के, ठीक है, प्लांट किया जाता है, सब कुछ होता है, पूरी दुनिया में ये चलता है। अब आप उसको जब एडमिट कर रहे हैं और जब आप झंडे बरदारी उसकी कर रहे हैं, तो फिर होता क्या है कि फिर वर्ल्ड को ये लगता है कि अच्छा, तो फिर पाकिस्तान को तुम कह रहे हो लोग एलिमेंट है, तो अगर ये तुम खुद ही एडमिशन कर रहे हो तो ये क्या है मामला। अब देखिए क्या होगा, इसका असर कहाँ पड़ता है। इसका असर ये होता है कि हमारी अभी तक ऑफिशियल पोजीशन क्या है कि जाधव जो है वो तो स्पाई नहीं है, उसको तो पाकिस्तानियों ने किडनैप किया है ईरान से। कुलभूषण जाधव की बात हो रही है। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने किडनैप किया है ईरान से, हमारी ऑफिशियल पोजीशन तो यही है ना।
पाकिस्तानी अभी घूम के कहेंगे तुम तो खुद ही कह रहे हो कि हम तो भेजते थे अभी, क्या जवाब होगा? क्या जवाब होगा आपके पास? एक्चुअली हम अपनी इंटरनेशनल उसको, इससे हमारा धक्का लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे खिलाफ 2 जाँच चल रही है। आपको पता ही है कनाडा में चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है, किस चीज़ को लेके चल रहा है, करेक्ट, सारा करेक्ट, अखबार में आ चुका है। करेक्ट। दर्शक जाके पढ़ सकते हैं अगर नहीं पढ़े हैं तो। उसको ये रिइंफोर्स करता है या रिइंफोर्स नहीं करता है? हाँ, तो दिस इज़ द तो क्वेश्चन। 2 चीज़ हो सकती है सर, हुँ, मैं यही कह रहा हूँ। 2 चीज़, एज़ एन एमईए जर्नलिस्ट मेरा कहना है कि ईदर और पोज़ीशन, घोड़ा या चतुर। हुँ। घोड़ा चतुर दोनों आप नहीं खेल नहीं, सकते, करने का। क्योंकि क्या होता है कि सामने वाला, आप इसको एक उसमें ना मिलाएँ। सामने वाला तो मिला रहा है, बिल्कुल। ठीक है? तो हम चुपचाप अपना काम करें, वो हमारे देश हित में है, कि हम ये एडमिट करें कि हम कुछ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कुछ कर रहे हैं, ये हमारे देश हित में है। ये हमें भी थोड़ा-सा समझना पड़ेगा। अगेन, हम अगर ये रिपोर्टिंग के हिसाब से भी लिखेंगे, तो हमें आपके प्रताड़ित किया पर जाएगा, कतर दिए कतर दिए जाएंगे। जाएँगे लोग यहाँ फ़िल्म बना रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। सो ये प्रॉब्लम जो अपने सो कॉल्ड अपने आप को देशभक्त और इंडिया जाग गया है और अब फाइनली हम मुंह तोड़ जवाब नहीं दे रहे, आप एक्सपोज कर रहे हो यार। मतलब इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे कि आपने कहा दुनिया भर में काम करती हैं, ऑपरेशंस करती हैं, अपने एजेंट्स भी प्लान करते हैं, सब करते हैं, बट बाद में डिनाई भी कर देते हैं। अब आप प्लॉजिबल डिनायबिलिटी एक वर्ड है, वर्ड इसीलिए। है इंटेलिजेंस वर्ल्ड में, वर्ड है। अब जब आप उस पर 300 करोड़ की पिक्चर ही बना के लगा दोगे तो क्या डिनाई करोगे यार? तो ये आपकी फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से भी एक बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हो सकता है बड़े आराम से। जैसे कि पता, सौरभ भाई ने बताया 2 जांच चल रही हैं। अब ये मेरे को तो ये लगता है कि इस पूरे स्टोरी में अगर आप इसको फैक्ट्स और रियलिटीज़ के हिसाब से देखें, जो फैक्ट आपको पता है, थोड़े मुझे भी पता है, इस पूरे में धुरंधर एक्चुअली चौधरी असलम है। सर देखो, सबसे फेमस तो हो गया अक्षय अक्षय। अक्षय खन्ना, तो धुरंधर तो वो है। हाँ, नहीं मतलब ये मजे की बात देखो ना कि एक इंडियन एजेंट को ग्लोरीफाई करने के लिए फिल्म बनी और ग्लोरीफाई हो गया कराची का बलोच गैंगस्टर जो लखनऊ ही अदाब कर रहा है। तो जिस तरीके की, अब ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग फिल्म, आई मीन समबडी हु वुड हैव बीन इंटरेस्टेड, बिकॉज लियारी एंड कराची आर वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज पॉलिटिकली ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ व्हाट हैपेंड इन 1947। उसके बाद से वो बहुत इंटरेस्टिंग शहर, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग शहर लगते हैं। अगर कहानी आप कहना चाहते हैं तो उसके अंदर इतनी बेहतरीन कहानी है जिसके ऊपर आप बहुत शानदार फिल्म भी बना सकते हो, और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द आइडियल्स ऑफ योर ओन कंट्री। कि सर कराची इतना बड़ा मेल्टिंग पॉट है कि कराची वालों को नहीं पता है कि वहाँ किस-किस कौम के लोग रहते हैं। करेक्ट। मैं जब ये जाधव को इन्होंने गिरफ्तार किया, उसके कुछ दिनों बाद मैं पाकिस्तान में था और मुझे कराची में एक जाधव मिल गया, इंडियन। इंडियन क्या मतलब? इंडियन मूल का पाकिस्तानी नागरिक। मैंने कहा, बोला कि सर मेरी तो लग गई है, क्योंकि आपको इस लोगों को पता ना हो, कराची में 250 घर से ऊपर मराठी हैं, मराठी हिंदू। मराठी भी हैं, गुजराती भी हैं। मराठी ये सारे हिंदू मैं कह रहा हूँ, तमिल क्रिश्चियंस। इनफैक्ट सदर हॉस्पिटल जो भी उनका मेन हॉस्पिटल है सरकारी, उसके पीछे क्रिश्चियंस, ये तमिल की क्रिश्चियंस की कॉलोनी है, और उनमें से मैक्सिमम नर्स और सफाई कर्मचारी आते हैं। गणेश चतुर्थी प्रॉपर होती है कराची में, पूरा वो भसान वसान जैसा हमारे यहाँ होता है, उस तरह से होते हैं सारे। इनफैक्ट सर कहीं पे मेरे ख्याल से खड्डा मार्केट के आसपास या कहीं पे, या 3 तलवार के पास, वो जैसे यहाँ पे राजस्थली करके वो थाली वाली वेजिटेरियन दुकानें नहीं थी लंच के लिए, वो सर्व करते रहे सारा वेजिटेरियन, वो भी है वहाँ पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट पेंडा, एक अब रेस्टोरेंट बंद हो गया, पेंडा रोसा करके एक पहले रेस्टोरेंट होता था। हाँ। वो प्रॉपर डोसे वोसे वो खिलाता था। हाँ। उस तरह से वो बंद हो गया मेरे ख्याल से। तो वो बहुत सारे वहाँ पे आपको कम्युनिटी ऐसी नजर आएगी जिसके बारे में आप मतलब जानेंगे तो आपको मजा आएगा कि अच्छा ये भी रह रहे हैं, अच्छा गुजराती भी रह रहे हैं, अच्छा मराठी भी रह रहे हैं। मैं एक चीज़ बताऊं, दर्शक अभी सुनेंगे तो उनको आश्चर्यचकित होंगे। क्या आपको पता है कि बलोचिस्तान के अंदर में, बलोची ट्राइब्स के अंदर में बहुत सारे मराठी रहते हैं? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद जिन मराठों को गिरफ्तार किया अहमद साहब दाली ने, उसमें से बहुतों को एज अ स्लेव बेच दिया। वो बलूचिस्तान चले गए, बलूचिस्तान में रहते हैं, वो बलोच बन गए, बलोच ट्राइब का हिस्सा है, पर वो मराठी हैं।
मुझे कैसे पता चला, जब ये मराठी ज़बान को लेके बॉम्बे में प्रोटेस्ट एक ज़माने में हो रहा था, तो मैंने कहीं न्यूज़, पता नहीं पाकिस्तानी किसी न्यूज़पेपर में क्लिक करते करते किसी नवाए वक्त या पता नहीं नवाए वक्त थी मेरे ख्याल से, उस पर क्लिक करते करते मैंने देखा एक न्यूज़ आइटम है कि मराठी ज़बान के पक्ष में बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट। मैंने कहा ये मतलब मुझे समझ ही नहीं है कि क्या हो रहा है। फिर मैंने उसको पढ़ा, फिर मैंने देखा अरे ये तो अलग ही एक कोई चीज़ चल रही है। करेक्ट। ठीक है। अच्छा, ब्रूही ज़बान वहाँ पे है, वो द्रविडियन ज़बान है ना। नॉर्थ इंडिया में एक ही द्रविडियन ज़बान है जो वहाँ पे बोली जाती है, बलूचिस्तान में। करेक्ट। इनफैक्ट जब अफ़गानिस्तान पे अभी तालिबान का कब्ज़ा हुआ और उसमें कुछ ब्रूही स्पीकर्स जो है वो मतलब ब्रूही ज़बान बोलने वाले कैमरे में दिख रहे हैं, वो सजदा कर रहे हैं, बेसिकली वो थैंक यू कह रहे हैं कि भाई हमारा कब्ज़ा हो गया। तो यहाँ पे इकोसिस्टम में चल गया कि देखो मलयालम बोल रहा है, तो हम कहते थे ना कि मल्लू जो है वो आतंकवादी है, उसका हिस्सा हो गया। उनको पता ही नहीं था कि ये वर्ड्स इसलिए सिमिलर लग रहे हैं क्योंकि वो द्रविडियन लैंग्वेज। करेक्ट। करेक्ट। तो इतनी चीज़ें हैं कि अगर आप अभी आपको इसी बात बताता हूँ, इस्लामाबाद में कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले हरियाणवी लैंग्वेज में मुशायरा ऑर्गेनाइज हुआ था। तो जो हरियाणा से गए हुए लोग थे, वो भाई जो यहाँ की भाषा है, अड़े खड़ा रहे, उड़े खड़ा रहे, ऐसे कर करके जो मुशायरा कर रहे थे वहाँ पे। अभी कुछ साल पहले पाकिस्तान हाई कमीशन में ऑफिसर थे एक, जो कि इसी इलाके से थे, उनका तो सरनेम भी राव था। अच्छा। आपको पता ही है, हरियाणा के इस हिस्से में जो कन्वर्ट किए होंगे यादवों से, राइट राइट उनका राव सरनेम है। तो राव सरनेम वाले आपको लोग मिल जाएंगे। बहुत चीज़ें हैं। मुझे कराची में एक चीज़ बहुत फैसिनेट करती है, अपने क्योंकि यूपी बिहार के लोग हैं बहुत ज़्यादा, तो मुझे बहुत एक चीज़ फैसिनेट करती है कि कैसे बहुत सारी जो शब्दावली है हमारे ज़बान की, मैथिली की, भोजपुरी की, मगही की, वो एक टाइम वर्क में वहाँ पे प्रिजर्व्ड है। हमारे यहाँ हिंदी ने उसको मार दिया, हिंदी के वर्ड को रिप्लेस कर दिया। अपने हमारे आपके ही दोस्त हैं मोहसिन साहब ने एक दिन एक जुमला यूज़ किया, इसमें वो कहते हैं, कुछ बोल के उन्होंने कहा था कि कोई ढंग घर में एक आदमी अगर खराब आ जाए तो घर को घूरा बना देता है। अब बिहार में और ईस्टर्न यूपी में घूरा कहते हैं वो कम्युनिटी अलाव को, जो ठंड में आप लोग लगाते हैं और लोग उस पर हाथ सेकते हैं। उसमें हम लोग वो क्या स्वीट पोटैटो डाल देते थे, सुबह सुबह वो पक के तैयार होता था। तो सुबह जो वो चीज़ जो बची हुई है ना, जो एम्बर्स बचे हुए हैं, उसको हम लोग घूरा कहते हैं। अब मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे उम्र के बहुत सारे बिहारी आपको मिलेंगे जिनको अब ये शब्द नहीं पता होगी कि उसको रिप्लेस कर दिया हिंदी के वर्ड ने। मोहसिन अपने उसमें बोल रहे हैं कि घर को घूरा बना देती है। तो मोहसिन तो बिहार से भी नहीं है। एग्जैक्टली नहीं, वो उनके हैं, वो शायद उनके जो कुछ पार्ट हैं फैमिली की, वो सासाराम से। अच्छा अच्छा, ओके। तो ये अपने आप में कि वो वर्ड्स प्रिजर्व्ड है। हो सकता है इसी तरह का मराठी में हो, हमें नहीं पता। बिल्कुल हो सकता है कि वो वहाँ पे मराठी में उनके पास वो वर्ड अभी भी बचा हुआ हो, टाइम वॉर्प में हो, और हमारे यहाँ उसको किसी हिंदी वर्ड ने रिप्लेस कर दिया हो। तो बहुत सारी चीज़ें उस पर कर सकता है आदमी। लेकिन ठीक है, मतलब ये भी मैं नहीं कहता किसी को करना नहीं चाहिए, करो। मेरा से सीधा सा मानना है सर, अगर कंजम्पशन इस देश में किसी चीज़ की हो रही है तो बनाने दो। मैं आपसे यहाँ पे मेरा इख्तलाफ ये है कि मैं तो यही मानता हूँ ना कि जितने ये नीचे रहेंगे, मूर्ख रहेंगे, मुझे अगले 10 साल कंपटीशन नहीं रहेगा। मैं इसलिए इसका सपोर्ट करता हूँ कि अच्छी चीज़ है, जनरल पब्लिक को वो ओपियम मिलते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बनाओ, अच्छे बनाओ, एंटरटेनमेंट कर लो, पैसे कमा लो, कुछ कर लो, लेकिन मेरा सिर्फ कहना ये है कि जिस टॉपिक के ऊपर आपने ये फिल्म सपोजिटली बनाई है, उस टॉपिक को देखते हुए ये फिल्म ना तो फैक्चुअल है ना कतई भी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि जैसे कि आपने बताया ज़बान को लेके या अपने रेसेस को लेके या इंटरनल गैंग वॉर या पॉलिटिकल अपहीवल को लेके इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज यहाँ पे, जिनमें यही कैरेक्टर शामिल हैं सारे के सारे जो सो कॉल्ड इस फिल्म में दिखाए गए हैं, वो भी पॉसिबल था अगर आप ढंग के पैसे लगाते रिसर्च पे। जितना आपने बिल्कुल नहीं लगाया मेरे ख्याल से, उसका थोड़ा सा परसेंटेज भी, मतलब थोड़ा सा अपने बजट का परसेंटेज अगर रिसर्च पे लगाए तो और भी बेहतरीन फिल्में बन सकती थी, और बन सकती थी। कोई दिक्कत नहीं है ये फिल्म बनाने में भी, कोई ऐसा। और एग्जैक्ट मैं कह रहा हूँ ये तो एक लार्जर डिबेट का भी हिस्सा है सर हमारे इंडस्ट्री का ना। आप भारत के लोग भारत पे ही फिल्म ठीक से नहीं बना पा रहे हैं। हाँ, अभी इतना हुआ है, इसने 70-80 सालों में कम से कम इस लेवल पर भी पहुंचे हैं कि यूपी में चाहे ईस्टर्न यूपी का बना रहे हो या वेस्टर्न यूपी का बना रहे हो, यूपी की एक लिंगो यूज कर रहे हैं, अपने आप ही यूज अपने आप को ही बना रहे हैं। इतना तक भी पहुंचे हम लोग। उनको ये पता नहीं है कि वेस्टर्न यूपी में क्या, वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी में जमीन और आसमान का फर्क है। कोई आपस में कोई लेना देना नहीं है इनका। लेकिन अगर उसमें आप सेम जबान बोल रहे हैं, सेम कपड़े पहन रहे हैं, आप ये देखो टेम्पलेट पे फिल्म, आप ये देखो ना सर के जो
ये हरियाणा के किसी उस पे फिल्म बनाते हैं, तो अब जैसे दंगल फिल्म है, उसमें आमिर खान का हरियाणवी एक्सेंट सुन के आप आंख बंद करके बोल दोगे कि कतई बंदा हरियाणा कभी गया ही नहीं। ठीक है, तो वही बात आपकी इंडिया पे ही ढंग से बना लो यार पहले। अब जैसे एक फिल्म अभी आई, मुझे भी बहुत पसंद आई, आपको भी पसंद आई, होम बाउंड। छोटी सी फिल्म है, 2 मेन लोगों को लेके है, लेकिन उसमें इंडिया को बिल्कुल फैक्चुअली सच्चे तरीके से दिखाया गया है। और होपफुली अभी वो ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हो गई, कुछ अच्छा ही हो वहाँ पे, नॉट दैट कि ऑस्कर की कोई हमें वो है। कहने का मतलब यही है कि इस तरह की फिल्में बनाने के बाद अपने आप को ये जो ग्रैंड स्टैंडिंग देते हो कि हमने एक एजेंट का सच दिखा दिया मूर्खों, जैसे कि सौरभ भाई ने पहले कहा कि आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो। अब आप झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो, ये बात की बात है, लेकिन सामने वाली पार्टी उसको आपके खिलाफ भुना ही गए। हाँ, जैसे बोलते हैं ना, एनीथिंग दैट यू स्पीक विल बी एंड। मैं एक बात बताओ, आप मेरे से ज़्यादा पाकिस्तानी लिबरल से मिलते हो, आपके दोस्त ज़्यादा लिबरल हैं, मेरे उतने ज़्यादा नहीं है पाकिस्तान में ये तो liberal। ये बताने मत और नहीं, आपके ज़्यादा है, आपके दोस्त थोड़े से वो वाले हैं ना, हमारे यहाँ शहरों वाले नहीं होते, ज़मीन का जिनको पता नहीं होता। ये बार-बार कहते हैं कि हम तो दे आर मोस्टली, वो उनका बड़ा इंडिया के प्रति ये होता है कि हम उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, वो हमारे साथ नहीं कर रहे हैं। उनको पता ये है ना? था। आपको पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ? एक हिस्टोरियन बनी फिरती हैं जिनके हस्बैंड के मूंछें हैं, वो बहुत सारी हैं इस तरह की। तो वो अब वो कहेगा, उनको वहाँ पे लोग कहेंगे कि यार ये तुम तो ऐसे कह रहे थे, अब तो ये खुद ही कह रहे हैं कि हम तो ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कुछ कर रहे हैं, लोगों को प्लान कर रहे हैं। अब उसको क्या कहूँ, इनकी क्या वो रहा है। जब मुझे याद है, वो एक बेचारा इनका एक लॉयर नहीं होता था जो कैदियों को छुड़वाता रहता अंसार था। बर्नी। हाँ, अंसार बर्नी। वो मुझे याद है, बेचारे ने एक बार बड़ी मेहनत करके किसी को छुड़वाया। वो कैदी बेचारा जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आया ना, तो किसी ने वहाँ उसके माइक लगा दी। वो माइक में उसने कह दिया कि जी वो हमें तो बेइज्जती। अब मैंने सोचा कि बर्नी की क्या इज्जत रहेगी, अरे यार, तो उसको जल्दी-जल्दी माइक में फटाया, लेकिन वो तो हो गया ना, टेलीकास्ट डैमेज हो गया, डैमेज वो हैज तो बीन लाइव डन। लाइव लाइव था, डैमेज हैज़ बीन डन। तो मेरा ये कहना है कि ये वो अब तक दिले खुशफ़हम को तुमसे उम्मीदें, तो ये आखिरी शम्मे में बुझाने के लिए, तो शम्मे बुझाने के लिए ही आपने भेजा है, तो कोई बात नहीं, अब वो भी खत्म हो जाएगी। वो जो वहाँ के लिबरल जो हमारा साथ देते थे, वो भी कहेंगे कि यार ये क्या ही हो रहा है, मतलब अब तुम ही कह रहे हो तो मैं कैसे मना कर दूँ? मैं कुछ करता हूँ इसके बारे में, वहाँ के लिबरल्स के बारे में। एनीवे दोस्तों, सो वी वांटेड टू हैव अ फ्री विलिंग कॉन्वर्सेशन विद समवन हु हैज़ बीन देयर, हु हैज़ मेट द कैरेक्टर्स, एटलीस्ट वन ऑफ द कैरेक्टर्स इन द फिल्म, और जिनको उस कहानी के अंदर की पॉलिटिक्स, उस शहर के अंदरूनी मसले से जिनका वास्ता पड़ा है, जिन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, स्टोरीज़ करी हैं उनके ऊपर। और ऐसा नहीं है, ये भी कोई फैंटेसी नहीं है, मेरे सामने बैठे हुए हैं कि मैं आपको बना के बता दूं कि ऐसे किया हुआ है। आई जस्ट वांटेड टू से, सौरभ भाई को बुलाने का मेरा मकसद यही था, ये बताने के लिए कि जो फिल्म में आपको दिखाया जा रहा है वो बहुत अच्छा स्टंट हो सकता है, बहुत अच्छा वीएफएक्स हो सकता है, बहुत अच्छा मेकअप भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो फैक्ट भी हो। तो आप उसको वैसे ही देख लो, अगर देखने का आपका मन है, हमारा तो नहीं है, फैक्चुअल नहीं है वो। एंड फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू ट्राइंग टू टेल अ स्टोरी विच अबाउट एक जिंदा शहर, जिंदा लोग, जिंदा कौम के बारे में आप बताना चाह रहे हो। और उन फैक्ट्स को अगर आप नज़रअंदाज करके चीज़ों को देख सकते हो, तो फिर वही आपको हम एनकरेज करेंगे, जैसे कि नहीं, मैं तो करता हूँ। अगर मैं तो कह रहा हूँ फिल्म बहुत अच्छी है भाई, देखो। लेकिन मैं नहीं देखूंगा। मैं नहीं देखूँगा भाई, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि देखो, उससे तुम अपना परसेप्शन बनाओ। 10 साल बाद एमईए में नौकरी निकलेगी, एडवाइस है कि तो भाई तुम्हारा इंटरव्यू मेरे साथ होगा, बिल्कुल। तो फिर देखा जाएगा किसकी बहाली होती है। तो आपकी मर्जी है, आप देखना चाहें देखें, ना देखना चाहें ना देखें, लेकिन आइदर वे आपको क्या लगा है फिल्म के बारे में इस कॉन्वर्सेशन के बाद, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर नीचे लिखिए। और मिलते हैं आपसे भारत एक मौज के अगले एपिसोड में। थैंक यू सौरभ भाई। थैंक यू सर।